Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. महिला सशक्तिकरण की श्रृंखला में आज भाग 3 प्रस्तुत करेंगे। वुमेन्स एम्पावरमेंट पार्ट 3, और इसमें जो फोकस का बिंदु होगा वह पारिवारिक उत्तराधिकार चक्र और महिला सशक्तिकरण। स्पेशली मेरा कंसंट्रेशन एक ही बिंदु पर रहेगा कि पारिवारिक उत्तराधिकार चक्र, जिसमें आज बहू है वह कल सास बनेगी और फिर उसे एक बहू को फेस करना पड़ेगा, और यह परिवार का जो चक्र है बहू और सास का, इसी पर एक बिंदु पर फोकस करेंगे और इसमें उस पक्ष को ढूंढेंगे जहाँ पर महिलाएं कुछ कमज़ोर महसूस करती है, जहाँ अबला महसूस करती है, और वहाँ पर उसको कैसे सशक्त किया जाए। और इस सशक्त करने के क्रम में एक सामाजिक सुरक्षा उपाय परामर्श करेंगे, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी, कि उक्त अवधि में इस पारिवारिक सक्सेशन साइकिल में महिलाओं को कैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय के माध्यम से सशक्त किया जा सकता है। इस क्रम में यह स्पष्ट कर दें कि यह फैमिली प्रॉपर्टी सक्सेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। यह जो पारिवारिक सक्सेशन साइकिल है, यह आज बहू है कल वह सास बनेगी, और फिर वह उस सास को एक बहू को फेस करना पड़ेगा, और बहू सास का यह चक्र वाला जो जीवन है, इसमें महिलाएं किस अवस्था में सबसे कमज़ोर महसूस करती है और अशक्त महसूस करती है, उस अवस्था को पहचान कर कैसे सशक्त किया जाए, इसी पर एक बिंदु पर फोकस करेंगे और इसी पर परामर्श करेंगे। इसी क्रम में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की चर्चा करेंगे। दहेज प्रताड़ना के क्रम में जो आईपीसी का सेक्शन 498A में जो बातें कही गई है, या एविडेंस एक्ट की धारा 113A में जो बातें कही गई है, उसका भी संकेत नुमा जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम इस पर चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व अथर्ववेद का एक वाक्य को हम कोट करते हैं, जिसको ध्यान से सुने। अथर्ववेद में कहा गया है कि नववधू, तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू सम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर और अन्य व्यक्ति तुझे सम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हो। ये कितना महत्वपूर्ण और सुंदर वाक्य है। यह पारिवारिक जीवन का एक कितना सुनहरा सपना है कि जिस घर में नववधू जा रही है, अर्थात पेरेंटल होम से जो मैट्रिमोनियल होम में जा रही है, अपने उस मैट्रिमोनियल होम में वह एक सम्राज्ञी के रूप में जा रही है, और उसके सास, ससुर, देवर, सभी अन्य व्यक्ति उसे सम्राज्ञी समझेंगे और उसके शासन में आनंदित होकर जीवन बिताएंगे। यह कितना अच्छा सुंदर समाज का चित्रण है। इसमें कहीं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन व्यवहार में जब इसे हम परखते हैं तो पाते हैं कि नववधू जो सम्राज्ञी के रूप में किसी घर में जाती है, वो वस्तुतः सम्राज्ञी के रूप में नहीं जाती है, बल्कि सम्राज्ञी के उत्तराधिकारिणी के रूप में जाती है। नववधू जो अपने मैट्रिमोनियल होम में जाती है, वह सम्राज्ञी भविष्य में बनेगी, तत्काल वह सम्राज्ञी के उत्तराधिकारिणी के रूप में जाती है। और इस उत्तराधिकारिणी और सम्राज्ञी बनने का जो संक्रमण काल है, जो ट्रांजिशनल फेज है, यही ट्रांजिशनल फेज में महिलाओं के साथ अन्याय होता है। एकदम पहचानी हुई बातें हैं। पूरे विवरणी को ढंग से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे यही कि नववधू जो सम्राज्ञी के रूप में घर में जाती है, वह सम्राज्ञी नहीं बल्कि सम्राज्ञी की उत्तराधिकारिणी के रूप में घर में प्रवेश करती है। और उत्तराधिकारिणी और सम्राज्ञी बनने का जो बीच का पीरियड है, यह पीरियड महिलाओं के साथ अन्याय होने का पीरियड है। इसे सशक्त करने की जरूरत है। इसी पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होता है। यह घरेलू हिंसा फिजिकल एब्यूज भी होता है, सेक्सुअल एब्यूज भी होता है, वर्बल इमोशनल एब्यूज भी उसके साथ होता है, जिसमें इंसल्ट है, ह्यूमिलेशन है, हरासमेंट है, और इकोनॉमिक एब्यूज भी होता है, अर्थात शारीरिक उत्पीड़न होता है, उसके जो है भावनात्मक उत्पीड़न होता है, उसके साथ अपमान किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है,
और हरास किया जाता है और आर्थिक रूप से भी उसको प्रताड़ना दी जाती है। यह नववधू का उत्तराधिकारिणी से साम्राज्य की यात्रा के बीच यह उसे गुजरना पड़ता है। यह जब हम यह पहचान लिए कि नववधू एक उत्तराधिकारिणी के रूप में गई है और उत्तराधिकारिणी से साम्राज्ञी बनने में जो समय लगता है उसमें उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या अन्य घटनाएं घटती है। अगर ये पहचान लिए तो उस अवधि में हमें सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह समाज का दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है कि हम उस अवधि के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो नववधू के जो ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण कालीन की अवधि है, उत्तराधिकारिणी से साम्राज्ञी बनने की अवधि में का हम उसे कैसे सशक्त बनाएं। इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो इस पर कई सारे एक्ट हैं। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जो डॉरी के लिए उत्पीड़न होता है उस पर कार्रवाई आईपीसी सेक्शन 498A के तहत होगा। और उससे आगे बढ़ते हैं, जब एविडेंस एक्ट में जाते हैं तो एविडेंस एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रिजम्पशन से मान के चला गया है। 113A एविडेंस एक्ट है, वह स्पष्ट कहता है कि विवाह के 7 वर्ष तक महिला के साथ इवन महिला अगर आत्महत्या भी कर लेती है तो यह माना जाएगा कि उसके पति और उस पति के संबंधी की उस हत्या या आत्महत्या में भूमिका रहती है। यह मान के चलता है, प्रिजम्पशन है। यह एविडेंस एक्ट 113A यह मान के चलता है कि शादी की तिथि से 7 वर्ष तक उसके साथ जो भी अन्याय हो, उत्पीड़न हो या इवन वह आत्महत्या भी कर लेती है तो यह माना जाएगा कि पति और उसके संबंधी की भूमिका उसमें है। और इसके लिए जो आईपीसी की जो धारा है, जो मान लेते हैं 306B है, जो अबेटमेंट फॉर कमिट सुसाइड, वो भी उस पर लागू होगा, या 304 है वह भी लागू होगा। साथ ही साथ उसके लिए दंड का प्रोविजन माना गया है। अर्थात हम जब यह पहचान लिए कि नववधू जो उत्तराधिकारिणी के रूप में और साम्राज्ञी बनने का बीच का जो पीरियड है उस पीरियड में उसके साथ अन्याय होता है, और हमारा कानून भी यह मान लिया कि यह संक्रमण का पीरियड करीब करीब 7 वर्ष होता है। वैसे परिवार जहां उस परिवार के गृहिणी सास भी है और बहू भी है, जब दोनों गृहिणी एक साथ रहती है और इस गृहिणी को 7 वर्ष में अपने पेरेंटल होम से मैट्रिमोनियल होम में अपनी पहचान बनाने में उसको 7 वर्ष का समय लग जाता है, यह हमारा कानून भी मानता है, विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट भी मानता है। अगर ये 7 वर्ष की पहचान हो गई है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस 7 वर्ष की अवधि के लिए नववधू को शादी की तिथि के अगले माह से अगले 7 वर्ष तक उसको मासिक सांकेतिक भत्ता दिया जाए। हर महीने में नववधू को शादी के तिथि के अगले माह से 7 वर्ष तक एक टोकन, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा, एक टोकन अलाउंस दिया जाए, एक सांकेतिक भत्ता, एक डोल दिया जाए, एक सांकेतिक भत्ता दिया जाए प्रत्येक महीने, जिससे नववधू अपने आप को सशक्त रहेगी और वह परिवार के आयरन कर्टल के अधीन में नहीं रहकर वह भत्ता लेने के क्रम में समाज से घुली मिली रहेगी और समाज में इस मॉनेटरी रिलीफ से, इस आर्थिक सहायता से उसके सशक्तिकरण, वह ज़्यादा अपने आप को सशक्त महसूस करेगी और जो मैट्रिमोनियल होम है वहाँ की जो साम्राज्ञी बनने वाली है उसका उत्तराधिकारिणी जो तत्काल के रूप में गई है उस पीरियड का संक्रमण बहुत अच्छे से गुजरा गया है। यह मेरा इस पर एक अध्ययन है, चिंतन है, सोच है कि आखिर क्यों जो साम्राज्ञी बनने वाली है बहू उसके साथ अन्याय होता है। इसके पीछे कई बहुत से कारणों पर जब हम अध्ययन करेंगे तो यह पाते हैं कि यह संक्रमण का जो काल होता है, जो उत्तराधिकारिणी के रूप में गई है वह उत्तराधिकारिणी सही है कि नहीं, हमारे परिवार के लिए फिट है कि नहीं, इसके लिए उसके पति टेस्ट करते हैं, सास ससुर टेस्ट करते हैं और इस अवधि से गुजरना पड़ता है। उसे बहुत तरह के विभिन्न उपायों से वो परीक्षा और प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है और इस प्रताड़ना में सब लोग ये जानते हैं
कि वह नववधू जो है वह परिवार की सम्राज्ञी है, लेकिन अभी उत्तराधिकारणी है और ये संक्रमण का पीरियड बड़ा कष्टमय होता है। इस कष्टमय को दूर करने के लिए इस जो 7 वर्ष का जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो पीरियड है, जो फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल इंसल्ट एंड ह्यूमिलेशन होता है, इकोनॉमिक एब्यूज भी उसके साथ होता है, उसको दूर करने के लिए मॉनेटरी रिलीफ की ज़रूरत है। और ये मॉनेटरी रिलीफ के लिए सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो नववधू शादी के अगले माह से नववधू को वह रजिस्टर्ड जो भी मैरिज हो, अगर नववधू के अकाउंट्स में अगर बहुत अच्छी राशि नहीं है या कुछ भी नहीं है, इवन सुओ मोटो सभी नववधू को कहा जाए कि शादी की तिथि के अगले माह से 7 वर्ष तक मॉनेटरी रिलीफ के रूप में प्रति माह सांकेतिक भत्ता दिया जाए। यह सरकार से मांग करते हैं और यह उपाय से मुझे पूरा विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवार के अंदर महिलाओं को सशक्त करने में बहुत कारगर भूमिका होगी। आखिर हम सरकार को टैक्स देते हैं, वह हमारे कल्याण के लिए काम करती है। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट है मैसेज कि एक ऐसा नेशनल लाइफ होगा, एक ऐसा सोशल ऑर्डर होगा जिसमें सभी को कल्याण हो, और सभी का कल्याण में यह नववधू का कल्याण और सुरक्षा देना सरकार का कार्य है। सिर्फ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में या आईपीसी के सेक्शन में या एविडेंस एक्ट में कुछ धारा जोड़ करके कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करना ये निगेटिव प्रोसेस है। हमको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा इसी के लिए है और सामाजिक सुरक्षा इस उपाय के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक माह नववधू को शादी की तिथि के अगले माह से 7 वर्ष तक एक जो है प्रति माह उसे सांकेतिक भत्ता दिया जाए। आज मेरा फोकस का बिंदु सिर्फ एक बिंदु पर है और संक्षेप में कंसंट्रेशन है, क्योंकि पिछले पार्ट 2 में जो हम प्रेजेंट किए थे उसमें कई लोगों ने फोन कर कहा कि आप 4 बिंदु को एक साथ मिला दिए हैं। नेशनल लाइफ भी, नेशनल पॉलिसी भी, नेशनल डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, नेशनल यूनिफॉर्म लॉ भी और नेशनल इंपॉर्टेंस, सबके लिए अलग अलग बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज को उसमें रखे थे। आज पार्ट 3 में हम बेसिकली जो हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और आईपीसी के सेक्शन और जो एविडेंस एक्ट का जो है तथ्य है, और जिसमें कहा गया है कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो इसके लिए उसके दोषी उसके पति और संबंधी होंगे, यह माना जाएगा, यह एज्यूम करके चलेगा, प्रिज्यूम करके चलेगा। इस आलोक में हम ये 7 वर्ष के लिए मांग करते हैं कि जो नववधू उस परिवार का मैट्रिमोनियल होम की सम्राज्ञी बनने वाली है, उसका उत्तराधिकारी और सम्राज्ञी बनने का ये 7 वर्ष का ट्रांजिशनल जो फेज है, संक्रमण काल है, यह 7 वर्ष के लिए महिलाओं को शादी के बाद एक जो है प्रति माह सांकेतिक भत्ता दिया जाए। वह सांकेतिक भत्ता उसे मॉनेटरी रिलीफ के रूप में होगा, उस परिवार में उसका सम्मान बढ़ेगा और नववधू अधिक को सशक्त करने से, क्योंकि नववधू शारीरिक रूप से, यह बड़ा विचित्र बात है, जिस समय वो शारीरिक रूप से सबसे सख्त रहती है उस समय उसे अशक्त बना दिया जाता है, परिवार के तरफ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाता है। इसलिए बार बार हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि शादी की तिथि से 7 वर्ष तक के लिए प्रत्येक माह में नववधू को एक सांकेतिक भत्ता दिया जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा पहल होगा। यह मेरा इस पर चिंतन है, सोच है, और सरकार और समाज से हम मांग करते हैं कि यह वातावरण बनाने की ज़रूरत है। अगर मेरा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगता हो तो इस पर आप गौर से चिंतन करें, देखें, समझें और इसको सरकार से पहल करने के लिए कहे कि नववधू को सशक्त करने के लिए अब जो है शादी की तिथि से 7 वर्ष तक सांकेतिक भत्ता दिया जाए। आज मेरा एक सिंगल बिंदु पर कंसंट्रेशन करके विश्लेषण था, और इस बेसिकली सारे जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, आईपीसी के सेक्शन 498 या एविडेंस एक्ट का धारा 113A, ये सभी जो है बातें हैं, यह सभी खासकर आईपीसी के सेक्शन 498 कैपिटल A हमेशा ध्यान रखें, और एविडेंस एक्ट की धारा 113A
यह जो है कि सारा का जो उद्देश्य है कि महिलाओं की प्रताड़ना से मुक्त करना और प्रताड़ित करने वालों को सजा देना, यह एक निगेटिव है। प्रताड़ित करने वालों को सजा देना ठीक है, यह सही बात है, लेकिन उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी एक सोशल सिक्योरिटी मेजर के रूप में एक जो है सांकेतिक भत्ता का प्रावधान किया जाए। इन्हीं मांग के साथ आज हम पार्ट 3 महिला सशक्तिकरण का पार्ट 3 संक्षेप में यही समाप्त करते हैं। अगले दिन भी हम फिर जो है पार्ट 4 प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल नीड बेस्ड साइकिल, फैमिली साइकिल जो हुआ है ज्वाइंट परिवार का सिंगल फैमिली साइकिल और डिले मैरिज साइकिल पर भी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।